अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ 3D स्टैंडिंग फाउंटेन रेनबो थीम केक का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ और ये बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई झंझट नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अगर बेकिंग के टाइम आपसे स्पंज डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, इसकी साइड्स ख़राब हो जाती हैं या उसके ऊपर से वो बेचारा श्रिंक हो जाता है, तो आपको नया स्पंज बेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आज की वीडियो में मैं आपको एल्यूमिनियम और सिल्वर के जो केक पैन्स होते हैं, इनमें बेकिंग का डिफरेंस भी दिखाऊँगी और बताऊंगी कि भाई इसमें क्या डिफरेंस आता है और किस पैन में जो है वो अच्छी बेकिंग होती है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि भाई अगर आपके स्पंज डैमेज हो गए हैं तो आपने उसको किस तरीके से केक मेकिंग में यूज़ करना है कि कस्टमर को भी ना पता चले और आपका नुकसान भी ना हो। क्योंकि अगर आपने दोबारा से स्पंज बेक कर लिया और इसको घर में ही रख लिया या घर के लिए यूज़ कर लिया, हालांकि जबकि ज़रूरत भी ना हो, तो वो आपका फ़ायदा के बजाय नुकसान में चला जाता है। तो आपने अपना नुकसान नहीं करना, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और आपको इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। और बिना स्किप किए देखिएगा। आप लोग जो है ना बड़ी जल्दी में होते हैं, वीडियो लंबी होती है और आप लोग उसको डबल टैप कर करके ना आगे कर रहे होते हैं, तो ये काम आज से नहीं करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दो पैन दिखा रही हूँ, एक है जी एल्यूमिनियम का और एक है जी सिल्वर का। और मेरे पास यहाँ पे 2 पाउंड वनीला स्पंज के मैंने रेसिपी को फॉलो किया है और मेरे पास हाइटेड पैन नहीं था, तो मैंने यहाँ पे 7 इंच के 2 पैन लिए हैं। एक है एल्यूमिनियम, जो अब आपको नज़र आ रहा है ना थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक, ये है सिल्वर का, और जो पीछे वाला है वो एल्यूमिनियम का है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम और सिल्वर में क्या फ़र्क होता है, मैं तो हमेशा एल्यूमिनियम के यूज़ करती हूँ, लेकिन अब मेरे पास एल्यूमिनियम का 7 इंच में एक है, तो वो तो बड़ा ज़बरदस्त आपको स्पंज नज़र आ रहा है, बेक हुआ है। लेकिन जो मैंने सिल्वर में बेक किया है ना, तो ये ऊपर से हो गया है श्रिंक। हालांकि ये बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे बेक हो गया था, लेकिन मैंने इसको सिर्फ 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ही पतीले में छोड़ा तो ये ऊपर से श्रिंक हो गया है और ये डी शेप हो। दोनों स्पंज जो हैं वो बहुत ही मॉइस्ट बने थे और बहुत ही इनका वेलवेटी टेक्सचर था। बेकिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई थी, लेकिन सिल्वर वाला जो स्पंज था वो श्रिंक हो गया था। और जो अब मैं कटिंग कर रही हूँ, ये मैंने एल्यूमिनियम पैन में बेक किया था और मैंने इसको गरम गरम डी मोल्ड कर लिया था, जिसकी वजह से ये नीचे से डैमेज हो गया था। यानी कि जब मैं इसको फ्लिप कर रही थी तो पैन जो है ना मुझसे छूट गया था, पैन बहुत गर्म था, जिसकी वजह से ये स्पंज जो है वो एक साइड से डैमेज हो गया था। लेकिन टेक्सचर दोनों के बड़े ही ज़बरदस्त और परफेक्ट थे। लेकिन अब हमने इस डैमेज केक को, और जो हमारा ऊपर वाली ये जो लेयर है मैंने अभी रखी है, ये डीमोल्ड हो गई, तो इनको मैं केक में किस तरीके से सेट करूँगी कि केक बिल्कुल स्मूथ बनेगा, कहीं से वो आड़ा टेढ़ा नहीं होगा, कहीं से वो ऊपर नीचे नहीं होगा, कहीं से आपको क्रीम लगाने के बाद भी स्पंज नज़र नहीं आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको आज बताने लगी हूँ, ठीक है। टोटल इस स्पंज की 3 लेयर्स बन गई। एक जो मैंने सिल्वर पैन में अलग से बेक की थी और जो एल्यूमिनियम में मैंने बेक की तो उसकी मैंने 2 लेयर्स बनाई हैं, ठीक है। और अब मैं इंशाल्लाह हाइटेड पैन भी लूँगी, मुझे ज़रूरत आती है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग भी ले लीजिएगा, हाइटेड पैन बेस्ट रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे फ्लेवर जो था वो था पाइनएप्पल, और इसमें सोकिंग के लिए मैं पाइनएप्पल जूस ही यूज़ करूँगी और ये टिन वाले हैं। और ये सबसे पहले मैं इसकी बेस पे हल्की सी क्रीम लगा रही हूँ और इसको फ्लिप करके केक बोर्ड पे एडजस्ट कर लूँगी, ठीक है। और फिर अब मैं इसको मॉइस्ट करूँगी पाइनएप्पल सिरप से ही, और मैं बॉटल की ज़रिए से करती हूँ, जिसकी वजह से स्पंज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट मॉइस्ट होता है, ना वो ड्राई रहता है ना ही वो ओवर मॉइस्ट रहता है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसकी लगा दूँगी क्रीम। अच्छा, विपिंग क्रीम, जब भी आप लोग पाइनएप्पल केक या कोई भी फ्रूट केक बनाएं तो सबसे पहले स्पंज की बेस पे हल्की सी क्रीम ज़रूर लगाएं, उसके बाद ही आपने फ्रूट ऐड करना है और फिर उसके ऊपर दोबारा क्रीम लगानी है। इस तरीके से फ्रूट और जो स्पंजेस होते हैं वो आपस में क्रीम की मदद से चिपके रहते हैं और उनकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। और कोई भी फ्रूट जूस करें तो उसके बहुत छोटे छोटे चंक्स होने चाहिए। मैंने बहुत ही छोटे छोटे चंक्स किए हैं, ये ना हो कि कस्टमर को बस केक खाने के बहाने वो फ्रूट ही चबाना पड़े, तो बस इतना हो कि वो बिल्कुल चुन्ने मुन्ने से पीसीस होने चाहिए, ठीक है। पाइनएप्पल लगाने के बाद फिर मैंने जो है इसके ऊपर क्रीम लगाई है ताकि जो स्पंज है वो अच्छी तरीके से बाइंड हो सके, ठीक है। आप लोगों ने सेम इसी तरीके से करना है
और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है पूरी वीडियो देखने के बाद तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आपके लिए ये हेल्पिंग है तो भाई कमेंट भी करिएगा, एक दूसरे के साथ शेयर भी करिएगा। तो यहाँ पे मैंने स्पंज की दूसरी लेयर लगा दी है, लेकिन ये स्पंज की लेयर जो है वो आगे पीछे होगी, ऊपर नीचे होगी, क्योंकि थोड़ा सा स्पंज जो है मुझे डैमेज हो गया था। जो सबसे डैमेज लेयर थी वो मैंने नीचे लगाई है, ऊपर वाली लेयर ठीक थी तो वो मैंने इसको ऊपर ही रखा है। और अब मैं इसकी सेकंड लेयर भी पाइनएप्पल की लगाऊंगी और इसको फिर इसी तरीके से मैं फिनिशिंग करूंगी, यानी कि टोटल 3 लेयर्स थी, तो इसी तरीके से मैं इसकी फिलिंग भी करूंगी और इसको असेंबल कर लूँगी। आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना कि अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आपने नया स्पंज बनाना है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने सिल्वर पैन में एक अलग से बेक की थी उसको भी मैंने फ्लिप करके रख दिया है, और यहाँ पे अब मैं करूँगी इसकी ट्रिमिंग। देखें, अब स्पंजेस को मैंने आपस में एडजस्ट कर लिया है। जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा है कि स्पंज ज़्यादा उभरा हुआ है वहाँ वहाँ से मैं हल्की हल्की सी इसकी ट्रिमिंग कर लूँगी, ठीक है, ताकि इसकी जो वॉल्स बनेंगी स्पंज की वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। और फिर मैं इसके ऊपर कर दूँगी क्रम कोटिंग। अच्छा, क्रम कोटिंग करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि स्पंज आड़ा टेढ़ा है, कहीं से ज़्यादा निकला हुआ है, तो आपने उसी टाइम ही इसकी ट्रिमिंग कर देनी है। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि हम फाइनल फ्रॉस्टिंग में क्रीम ज़्यादा लगा देंगे तो ये जो है ना वो हमारा के स्पंज का जो फ्लॉज हैं वो छुप जाएंगे। नहीं, ये चीज़ें नहीं छुपती जब तक कि आप इसकी ट्रिमिंग नहीं करेंगे, जब तक आप इसकी करेक्शन नहीं करेंगे। अब देखिए, मैं साथ साथ क्रम कोटिंग भी कर रही हूँ और स्क्रैपर का भी यूज़ कर रही हूँ। स्क्रैपर के यूज़ करने से फ़ौरन पता चल जाएगा कि कहाँ से आपका स्पंज टेढ़ा है या कहाँ से वो ज़्यादा उभरा हुआ है, क्योंकि जब हम स्क्रैपर को एक तिरछी पोजीशन में बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ते हैं और एक ही जगह पे रखते हैं और टर्न टेबल को घुमाते हैं, तो हमारा स्क्रैपर अगर कहीं से वो हिलता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ से स्पंज ज़्यादा है या यहाँ से स्पंज कम है। तो बस स्क्रैपर की मदद से साफ पता चल जाता है कि आपका केक सीधा है या उसमें कोई मसला है। तो देखिए, मैं स्क्रैपर भी यूज़ कर रही हूँ, क्रीम भी लगा रही हूँ और इसकी साथ साथ मैं ट्रिमिंग भी करती जा रही हूँ। जब अच्छी तरीके से ट्रिमिंग हो गई तो मैंने बस पूरी फाइनल क्रम कोटिंग की और इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ रेनबो, और गम पेस्ट मैं जैसे बनाती हूँ घर पे, मैंने गम पेस्ट बनाई, उसमें मैं थोड़ी सी फॉन्डेंट ऐड करती हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई जो कि बहुत हेल्पफुल है, वो आप जो भी टॉपर बनाएंगी ना वो 1 घंटे के अंदर बिल्कुल हार्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो मैं रेनबो बना रही हूँ, मैंने वो पूरा तरीका सिखाया हुआ है, तो सेम वैसे ही बनाई है। और अब मैं इन रेनबो की स्ट्रिप्स को आपस में जॉइन कर रही हूँ। कलर जो है मैं मिल्कीज़ का लिक्विड कलर ही यूज़ करती हूँ। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, तो वो सारा कुछ मैंने गाइड किया हुआ है फॉन्डेंट से रिलेटेड। चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे बारिशें हो, चाहे जितना हब्स हो, चाहे जितनी नमी हो, आपके जो फॉन्डेंट टॉपर्स होंगे वो 1-2 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाएंगे। अब देखिए, मैंने इसको अपने जो स्पंज था, जो हमारा केक था, उसकी मैंने क्रम कोटिंग होने के लिए रख दी थी, तो इतनी देर में मैंने ये टॉपर बना लिया था, ठीक है। और फिर मैंने इसको 1 घंटे का रेस्ट दिया और ये 1 घंटा फ़ैन के नीचे ही पड़े रहे थे और ये आराम से स्टिफ़ हो गए थे, ठीक है। और रेनबो बनाना भी मैंने आपको सिखाया है। इसके पीछे हम अच्छा, अब यहाँ पे एक और इजाफी चीज़ है जो कि मैंने उस वीडियो में नहीं बताया। इसको हमने स्टैंडिंग पोजीशन में कैसे करना है। देखें, जब आप लोग रेनबो की स्ट्रिप्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे तो स्क्रैपर की मदद से ही मैं इसकी कटिंग करती हूँ, क्योंकि स्क्रैपर के जो एजेस होते हैं वो बड़े शार्प से होते हैं और बिल्कुल ये स्ट्रेट कटते हैं। तो बस जितनी आपको रेनबो चाहिए होती है, आपने उतनी ही इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत बड़ी रेनबो नहीं बनानी और बहुत छोटी भी रेनबो नहीं बनानी। और दरमियान में मैंने छोटी सी स्प्रिंकल वाली बॉटल इसलिए रखी है ताकि मुझे इसकी गैप का पता चल जाए कि यहाँ पे ये सारा कुछ इक्वल है, कहीं से ये चौड़ी, कहीं से वो तंग या खुली इस तरीके से ना हो, बिल्कुल यानी कि स्ट्रेट हो। अच्छा, ये आधा घंटा गुजर गया था। आधे घंटे के बाद मैंने इसको उठाया है तो अब ये काफ़ी हद तक स्टिफ़ हो चुकी थी। अब मैं क्या करूँगी, आधे घंटे के बाद इसकी बैक पे लगाऊँगी मैं शाशलिक स्टिक्स,
ठीक है। और ये आप लोगों ने केक के साइज़ के हिसाब से अपने कट कर लेनी है। जितना आपका केक हाइटेड होगा उतनी ही आपने इसकी स्टिक्स लेनी है। यानी कि जो रेनबो से नीचे वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा केक में जाएगा, तो आपने उस हिसाब से स्टिक्स की कटिंग करनी है या उसका साइज़ उतना ही लेना है। और बिल्कुल हल्का सा मैंने पानी लगाया है फॉन्टेन रेनबो पे और उसके ऊपर मैंने स्टिक्स को इस तरीके से पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने फॉन्डेंट की ही स्ट्रिप्स ली हैं और इनको भी हल्का सा ही मॉइस्ट किया है और इनको स्टिक्स के ऊपर अच्छे तरीके से पेस्ट कर दूँगी। यानी कि हमने इन स्टिक्स को लॉक करना है। अच्छा, मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी हैं जो कि इन्हीं शास्त्रीय स्टिक्स को रेनबो के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन मुझे ऐसा डर लगता है कि उसमें क्रैक आ जाएगा जिसकी वजह से रेनबो टूट सकती है। तो मैं हमेशा इसी तरीके से पीछे इसके ऊपर स्ट्रिप्स लगाती हूँ, इसकी इस तरीके से बाइंडिंग कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, आपने इसको अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है 2 घंटे 3 घंटे वेल एंड गुड, वरना ये 2 घंटे के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से ये ड्राई हो चुके थे। ड्राई होने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे ब्रश की मदद से बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने की वजह से जो भी हमने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया हुआ होता है वो सारा रिमूव हो जाता है। और दूसरा ये कि इनके ऊपर एक प्यारी सी चमक आ जाती है। तो कलर अगर थोड़ा सा फेड भी होता है तो वो शाइन करने लग जाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप लोग हल्का सा ऑयल लगाएं, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना। और यह कुकिंग ऑयल है, ठीक है, एडिबल ऑयल, कुकिंग ऑयल, ठीक है। तो आपने ये लगा लेना है और बहुत ही हल्का सा लगाना है, तो ये इस तरीके से बड़े प्यारे से शाइन करने लग जाते हैं। और यहाँ पे मैंने इसकी पहले बैक साइड पे ऑयलिंग की थी, अब मैं इसकी फ्रंट साइड पे भी बिल्कुल हल्की हल्की सी ऑयलिंग कर दूँगी। ऑयलिंग करने के बाद ये हमारे टॉपर जो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल ये टॉपर्स ड्राई हो गए थे। आप लोग भी इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करिएगा, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप लोगों ने लाजमी उस वीडियो को चेक करना है, बहुत ही हेल्पिंग वीडियो है आप सबके लिए, ठीक है। तो ये तकरीबन 2 घंटे के बाद की सिचुएशन है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से हार्ड हो चुकी थी, स्टेबल हो चुकी थी। तो जी यहाँ पे मैंने टॉपर्स बना लिए थे, तो इतनी देर में मैंने इसकी कर ली थी फाइनल फ्रॉस्टिंग। तकरीबन 1 से 2 घंटा जो है ये केक जो है फ्रिज में रहा था और इसके बाद मैंने इसकी की है फाइनल फ्रॉस्टिंग। विपिंग क्रीम से ही की है और विपिंग क्रीम को हमेशा आपने हार्ड विप करना है, तो आपके फॉन्डेंट टॉपर ज़रा से भी स्लिप नहीं होंगे, मेल्ट नहीं होंगे, ठीक है। और विपिंग क्रीम को किस तरीके से हार्ड विप करते हैं, उसके लिए क्या क्या आपको टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है और किन किन बातों को आप लोगों ने ख्याल रखना है, उसकी वीडियो जो है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत हेल्पिंग वीडियो है। आपकी क्रीम ज़रा सी भी टच से मस नहीं होगी। उस क्रीम में आपने कुछ भी नहीं मिलाना, सिर्फ विपिंग क्रीम को विप करना है। ना आपने टाइलॉस पाउडर ऐड करना है, ना आपने उसमें गनाश ऐड करने, कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। और ये देखिए आप लोग, मैंने इसकी फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग की है और फाइनल फ्रॉस्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाई, क्योंकि मैं क्रीम की लेयर जो है वो बिल्कुल मीडियम सी रखती हूँ। और देखिए आपको केक कहीं से भी आड़ा टेढ़ा नहीं लग रहा होगा, ऊपर नीचे नहीं लग रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह साइड से भी देखें बिल्कुल इवन है, बिल्कुल इसका नीट प्लास्टर हुआ है और टॉप भी माशाल्लाह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो गलतियाँ तो सबसे होती ही हैं, मुझसे भी होती हैं और मैंने सोचा कि अगर ये मुझसे गलती हुई है तो मैं आप सबके साथ भी ज़रूर शेयर करूं ताकि आप लोग इससे सीखें। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने लिए एक छोटी सी पार्टी की है। जो क्रम्स बच गए थे, यानी कि जो मैंने ट्रिमिंग की थी ना स्पंज की, साथ साथ में ट्रिमिंग करती जा रही थी, उसके ऊपर लगी हुई थी क्रीम। मॉइस्ट तो वो वैसे ही था, थोड़ा सा मेरे पास पाइनएप्पल भी बचा हुआ था और क्रीम मैंने थोड़ी सी ज़्यादा विप कर ली थी अपने लिए। अब मैंने क्या किया, इसका अच्छा सा मिक्सचर बना लिया और इसको मैं ना 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी और ये ठंडा ठंडा डिज़र्ट बन गया था। नो डाउट बहुत थोड़ा था लेकिन बहुत मज़े का था, थोड़ा था और तभी बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे केक की जो है फाइनल फ्रॉस्टिंग हो गई थी और इसको भी मैंने 1 घंटा जो है ना फ्रिज में रख दिया था। हालांकि ये क्रीम माशाल्लाह से बड़ी स्टेबल थी। और यहाँ पे मैंने आपको केक का वेट भी दिखा दिए, 2.194
पाउंड में आया, यानी कि 2 पाउंड और थोड़ा सा बोर्ड का वज़न है। बोर्ड का वज़न 80 टू 90 ग्राम होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट वेट आया था केक का। ठीक है, यहाँ पे मैंने बच्ची का नाम लिख दिया था, इसी तरीके से ही था। और ये देखें, मैंने अब लगा दी है स्टैंडिंग रेनबो और क्लाउड्स और कुछ पोल्का डॉट्स थे कलर्ड, सारा कुछ जैसे जैसे रेफरल पिक्चर में था मैंने सब कुछ वैसा लगा दिया। और ये नंबर 1 भी लगा दिया। और ये देखिए माशाल्लाह से स्टैंडिंग रेनबो देखें बिल्कुल स्टेबल खड़ी है। और इस रेनबो के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा स्टिक्स नहीं लगाई, जो कुछ लगाया आपके सामने लगाया। और ये है इसकी फाइनल लुक। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये केक और आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी पिछली वीडियोस को और नई आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखा करें। आपके लिए बहुत कुछ है बेकिंग से रिलेटेड, बहुत से आपके डाउट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़िंदगी रही तो आपके साथ न्यू नॉलेज लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।